जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस बाय राजपूत सनी के हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम देखने वाले हैं एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम 2025 के पेपर का भाग तीसरा। तो आइए देखते हैं आज का प्रश्न। तो पहला प्रश्न है हमारा, बड़े डेटा सेट को संभालने के लिए मीट्रिक बहुआयामी स्केलिंग एमडीएस में आमतौर पर किस तकनीकी का उपयोग किया जाता है। तो मैट्रिक बहुआयामी स्केलिंग एमडीएस में जिस तकनीक का उपयोग किया जाता है उसे कहते हैं गुडनेस ऑफ फिट फिल्टरिंग। क्या कहते हैं? गुडनेस ऑफ फिट फिल्टरिंग। अगला प्रश्न है, सर्वेक्षण बंटन की सबसे सस्ती और प्रभावी विधि कौन सी है। तो वर्तमान समय में सर्वेक्षण बंटन की सबसे सस्ती और प्रभावी विधि के रूप में हम घर बैठे सबको ईमेल से सर्वेक्षण या क्वेश्चनेयर भेज करके कर सकते हैं, कुछ रुपए के इंटरनेट खर्च करके। तो ईमेल सर्वेक्षण इस समय सबसे सस्ती और प्रभावी मानी जाती है और आज के समय में सबसे ज़्यादा इसका उपयोग भी किया जा रहा है। गूगल फॉर्म के रूप में आप लोग देखते होंगे, तो वही हो गया सर्वेक्षण बंटन। अगला प्रश्न है, तो गुच्छन क्लस्टरिंग की उत्पत्ति किस विषय के जुबीन और ट्रायोन के द्वारा की गई। किसने कहा कि गुच्छन क्लस्टरिंग की उत्पत्ति किस विषय में जुबीन और ट्रायोन के द्वारा की गई है। तो जुबीन और ट्रायोन मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने गुच्छन या क्लस्टरिंग विधि की चर्चा की थी मनोविज्ञान में। अगला है, स्तरीकृत नमूना दृष्टिकोण सबसे प्रभावी तब होता है जब 3 शर्तें पूरी होती हैं। इनमें से कौन सी शर्त जो है गलत है। क्या है? तो कौन सी शर्त गलत है पूछा गया है स्तरीकरण नमूना के संदर्भ में। तो स्तरों में परिवर्तनशीलता अधिकतम होती है। तो भाई स्तर वाले जो हमें डेटा लेना है वहाँ पे पहले स्तर इसलिए बनाएंगे क्या, ताकि परिवर्तनशीलता को कम किया जा सके। तो पहला कथन सही है। स्तरों में परिवर्तनशीलता न्यूनतम होती है तब भी हम स्तरीकरण कर सकते हैं, ये भी बात सही है। स्तरों में परिवर्तनशीलता स्थिर हो, तो जब कोई चीज़ स्थिर होती है तो उसको समान होना चाहिए, तो वहाँ स्तरण की बात नहीं होगी। तो यही जो हमारा राइट आंसर है, जो कि गलत है। और डी ऑप्शन दिया कि वे चर जिन पर जनसंख्या स्तरीकृत होती है वांछित है आश्रित चर के साथ दृढ़ता से सहसंबंधित होते हैं। तो ये भी कथन सही है कि भाई जब भी हम डेटा इकट्ठा करते हैं जनसंख्या से, तो हमारा आश्रित चर और वांछित जनसंख्या से संबंधित होना चाहिए। तो यह राइट आंसर सी हो जाएगा, जो कि गलत है। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि औद्योगिक व्यवस्था में व्यक्ति नहीं अपितु संगठन उत्पादक है। औद्योगिक व्यवस्था में व्यक्ति नहीं अपितु संगठन उत्पादन है, यह कथन संबंधित है। तो यह कथन हमारा पीटर ड्रगर से संबंधित है। किससे? पीटर ड्रगर से संबंधित है। अगला है, किसने बताया कि नौकरशाही में गैर नौकरशाही नेता होते हैं। तो नौकरशाही में गैर नौकरशाही नेता होते हैं। जो स्टेटमेंट है यह मैक्स वेबर का है। अगला कथन है, एलिनिएशन एंड फ्रीडम द फैक्ट्री वर्कर एंड हिज इंडस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो एलिनिएशन एंड फ्रीडम द फैक्ट्री वर्कर एंड हिज इंडस्ट्री नामक पुस्तक जो है उसके हमारे लेखक हैं रॉबर्ट ब्लाउनर। कौन है? रॉबर्ट ब्लाउनर। अगला प्रश्न है, किसका मानना था कि औपचारिक संगठन में 3 आधारभूत संबंध लाइन संबंध, विशेषज्ञ या विशेषीकृत संबंध, सामान्य स्टाफ संबंध होते हैं। तो एल उर्विक मानते हैं कि जो आज के आधुनिक समय में औपचारिक संगठन है उन पे जो आधारभूत संबंध देखने को मिलता है, एक तो लाइन संबंध होता है,
एक टेक्निकल होता है, विशेषज्ञ होता है, उससे संबंध होता है, और एक नॉर्मल स्टाफ जो किसी मशीन पे काम करते हैं, जो सबसे निम्न वर्ग के कर्मचारी होते हैं, उनको सामान्य स्टाफ के संबंध में चर्चा इन्होंने किया है। अगला है आधुनिक औद्योगिक व्यवस्था के संरचनात्मक आधार क्या है? तो श्रम विभाजन, बाजार और संपत्ति, श्रम विभाजन, बाजार और संपत्ति, संपत्ति, बाजार और व्यवसाय, या श्रम विभाजन, संपत्ति, मुद्रा विनिमय, बाजार, व्यवसाय और पेशा। तो यहाँ ऑप्शन डी हो जाएगा कि श्रम विभाजन आधुनिक औद्योगिक व्यवस्था में देखने को मिलता है। संपत्ति, मुद्रा विनिमय इसका प्रमुख विशेषता है, बाजार है, व्यवसाय और पेशा की जो है सभी हो जाए। अगला प्रश्न है, तो 1928 में बारदोली आंदोलन मुख्य रूप से किसके विरोध में शुरू किया गया था? तो 1928 का जो बारदोली आंदोलन था वह किसानों के साथ अन्यायपूर्ण कराधान के विरोध में किया गया था कि जब ब्रिटिश सरकार ने करों के दर में वृद्धि कर दी थी, क्योंकि उस समय एक तो अकाल पड़ा था, ऊपर से इन्होंने कर में वृद्धि की, तो इस वृद्धि कर के विरुद्ध के खिलाफ जो है ये आंदोलन हुआ था, बारदोली आंदोलन किसानों के द्वारा। अगला है, भारत का संविधान किस अनुच्छेद के तहत अल्पसंख्यक को संरक्षण प्रदान करता है? अल्पसंख्यकों को संरक्षण देता है, तो अनुच्छेद 29 के तहत जो है उन्हें अल्पसंख्यक को संरक्षण प्रदान किया गया। अगला है, ग्रामीण विकास में माइक्रो फाइनेंस की प्रमुख भूमिका क्या है? तो आज आप देखते होंगे तमाम तरह के फाइनेंस सर्विस प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। तो माइक्रो फाइनेंस का काम है कि उपेक्षित क्षेत्र जहां विकास नहीं हुआ है वहां पे जाके, या जहां पे बैंक नहीं है वहां पे जाके जो छोटे उद्योगपति हैं, मतलब छोटे दुकानदार लोग हैं, उनको लोन प्रोवाइड करवा देना, वित्तीय सेवाएं देना, उपेक्षित क्षेत्रों तक वित्तीय सेवाएं की पहुंच का विस्तार करना जो है माइक्रो फाइनेंस की जो है प्रमुख विशेषता है। अगला है, अंत्योदय योजना में के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो अंत्योदय योजना का मतलब अंतिम व्यक्ति के उदय से संबंधित है। तो यह है, अस्थायी जीविका संवर्धन एवं वित्तीय सेवाओं तक बेहतर पहुंच के माध्यम से ग्रामीण गरीबी को कम करने पर केंद्रित है, अंत्योदय योजना। अगला है, तो किस शब्द का तात्पर्य आजीवन सामाजिक अनुभव से है? आजीवन सामाजिक अनुभव से है जिसके द्वारा व्यक्ति मानवीय क्षमता विकसित करता है और अपनी संस्कृति को सीखता है। तो भाई सामाजिकरण है जिसके माध्यम से व्यक्ति आजीवन सामाजिक अनुभव करता है, मतलब उसका सामाजिकरण हमेशा चलता रहता है और उसी के माध्यम से वह अपने आप को डेवलप करता है, अपने मानवीय क्षमता को विकास करता है और संस्कृति को सीखता है। आसान शब्दों में कहा जाए तो सामाजिकरण है कि समाज के सामाजिक मूल्यों और संस्कृति को सीखना। अगला है, स्वयं के विकास की प्रक्रिया में सामान्यीकृत अन्य की अवधारणा किसने दी है? तो सामान्यीकृत अन्य की बात करते हैं हमारे जी.एच. मीड। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा या से सामाजिकरण के एजेंट हैं या नहीं है? यहाँ पूछा है कौन सा नहीं है, तो कई बार हम नहीं को निगलेक्ट कर देते हैं। तो परिवार हमारा है, विद्यालय है और सहकर्मी है, लेकिन मौसम जो है हमारा किसी तरह का सामाजिकरण एजेंट नहीं है। अगला है, तो यहाँ राइट आंसर जो होगा 4। अगला प्रश्न दिया है यहाँ पे कि जिस संस्कार में बच्चे का जो बाल पहली बार काटे जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? हमारे यहाँ नॉर्मल भाषा में मुंडन कहा जाता है और वैसे संस्कारों में उसे चूड़ाकरण कहते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक समूहों की भौतिक विशेषता नहीं है? तो इसमें पूछा कि प्राथमिक समूह की भौतिक विशेषता नहीं है, तो भौतिक में शारीरिक समरूपता,
समूह की लघुता, संबंध की अवधि मतलब लंबी अवधि होती है, लेकिन वृत्ति जो है हमारा प्राथमिक समूह की विशेषता नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक व्यवस्था में प्राकृतिक संसाधन एवं वस्तु और सेवाओं के उत्पादन निजी स्वामित्व में होते हैं? तो निजी स्वामित्व कहाँ पे बढ़ता है? तो पूंजीवादी व्यवस्था में निजी स्वामित्व की वृद्धि होती है, या निजी स्वामित्व के ऊपर ही सारा कंट्रोल रहता है। अगला है, किसने बताया कि युगल समूहों में सामाजिक अंतःक्रिया बड़े समूहों की तुलना में अधिक गहन होती है, क्योंकि कोई भी सदस्य दूसरे का ध्यान किसी और साझा नहीं करते हैं। अब जैसे मान लीजिए 10 लोग हैं, 10 लोग में क्या होता है कि सब एक दूसरे का ध्यान आकर्षण करना चाहते हैं, लेकिन अगर 2 लोग हैं तो वो लोग आपस में एक दूसरे को बातचीत करेंगे तो वहाँ अधिक गहनता होगी। तो यही चीज़ कहते हैं हमारे जॉर्ज सीमेल कि युगल समूह में जो है गहनता अधिक होती है बड़े समूहों की तुलना में। अगला है, दुर्खीम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा धर्म का मुख्य कारण नहीं है? तो इन्होंने कहा कि धर्म सामाजिक एकजुटता बताता है, सोशल कंट्रोल करता है, सामाजिक नियंत्रण, अर्थ एवं उद्देश्य प्रदान करता है कि व्यक्ति को क्या करना है, समाज किस ओर जाएगा, लेकिन आध्यात्मिक मुक्ति की बात जो है दुर्खीम ने नहीं की है। दुर्खीम ने समाज को ही देवता माना है, तो इसलिए समाज के उद्देश्य को लेकर ये चलते हैं। अगला है, 1930 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कौन सा महत्वपूर्ण आंदोलन शुरू किया था? तो 1930 में इन्होंने दलित के अधिकारों के लिए मंदिर में प्रवेश के लिए जो है सत्याग्रह किया था, मतलब सार्वजनिक स्थलों पर प्रवेश के लिए सत्याग्रह किया। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा राधा कमल मुखर्जी द्वारा उल्लेखित सामाजिक पारिस्थितिकी जो है सोशल जो है सामाजिक पारिस्थितिकी के महत्वपूर्ण कार्य का हिस्सा नहीं है? तो अनुकूलन की बात इन्होंने की है, एकीकृत संबंध की बात की है, संतुलन और मापन की बात की है कि सामाजिक पारिस्थितिकी बनी रहेगी, क्यों? ताकि संतुलन बना रहे। इन्होंने प्रत्यक्षवाद की बात नहीं की है राधा कमल मुखर्जी ने। प्रत्यक्षवाद की बात करते हैं हमारे प्रतिपादक के रूप में कामटे, और उसके डेवलप की बात करते हैं तो दुर्खीम। हाँ। अगला है, एम.एन. श्रीनिवास ने सामाजिक संरचना की अवधारणा किससे ली? तो एम.एन. श्रीनिवास जो थे उन्होंने रॉबर्ट रेडक्लिफ ब्राउन से सोशल स्ट्रक्चर सामाजिक संरचना की अवधारणा ली है। अगला है, ब्लूमर ने पहचाना, तो ब्लूमर ने क्या पहचाना? ब्लूमर ने अपने प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के 4 बुनियादी सिद्धांत बताए हैं। कितने? 4 बुनियादी सिद्धांत। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के 4 बुनियादी सिद्धांत कौन बताते हैं? ब्लूमर। अगला है, अतिरिक्त मूल्य क्या है? तो लाभ, इन्होंने कहा कि लाभ या अतिरिक्त मूल्य विशेष सामाजिक संबंध या प्रभुत्व का स्वरूप है जो पूंजीपति के पास जाता है। वैसे तो यहाँ जो आंसर दिया है इसका ए, वो ए दिया है। पूंजीपति द्वारा निवेश से अर्जित लाभ, ये भी हो सकता है कि अभी तक देखो जो पूंजीपति निवेश करता है, पूंजी उससे जो अर्जित लाभ होता है, उत्पादन जो होता है उससे जो लाभ प्राप्त होता है, वो भी अतिरिक्त मूल्य में काउंट किया जाता है। तो यहाँ ए और बी में जो है डाउट है, जो है फाइनल आंसर की में इसका आंसर ए माना गया है। तो क्योंकि अतिरिक्त मूल्य जो है वह विशेष सामाजिक संबंध है किसका? पूंजीपति के साथ, प्रभुत्व का रूप, जिससे पूंजीपति अमीर और अमीर होता जाता है। तो ये भी एक तरह से हो सकता है। अगला है, द थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर पुस्तक किसकी है? तो द थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर एस.एफ. नाडेल की पुस्तक है। अगला है, वेबर ने कितने प्रकार की सामाजिक क्रियाओं की पहचान की है? तो वेबर ने 4 प्रकार की सामाजिक क्रियाओं की बात की है।
अगला है मानव चेतना स्वतः क्रिया का विशिष्ट समाजशास्त्री विवरण किसने प्रस्तुत किया है। तो मानव चेतना स्वतंत्र क्रिया और विशिष्ट समाजशास्त्री विवरण, तो जॉर्ज हर्बर्ट मीड का जो सामाजिकरण का सिद्धांत है वह सेल्फ डेवलपमेंट से संबंधित है। उन्होंने कहा कि व्यक्ति समाज में जाके क्रिया करता है और उसका सामाजिकरण होता है दूसरे आदर्श या सामान्यकृत अन्य के द्वारा। अगला है वैज्ञानिक शोध का प्रथम चरण है। तो वैज्ञानिक शोध का प्रथम चरण है समस्या को निर्धारण करने या समस्या का स्पष्टीकरण करना। अगला है राल्फ डेरनडार्फ के अनुसार समूह संघर्ष उत्पन्न होता, समूह में संघर्ष कब उत्पन्न होता है। तो इन्होंने कहा कि जब एक समूह के प्रकट हित दूसरे के विरोध में होते हैं तो वहाँ संघर्ष पैदा होगा। क्या? जब एक समूह के प्रकट हित दूसरे के विरोधी होते हैं तब संघर्ष होगा। अगला है दहेज निषेध अधिनियम कब लागू हुआ। तो यह 1961 में है। इसका संशोधन कई बार पूछ लेता है। तो इसका संशोधन पहली बार 84 में हुआ, उसके बाद 1986 में हुआ है। अगला है मीड ने यह विचार कि चेतना और समाज द्वंद्वात्मक रूप से उद्भूत घटनाएं हैं, एक किस दार्शनिक से लिया है। तो मीड हीगल से प्रभावित थे और उन्होंने कहा कि चेतना और समाज द्वंद्वात्मक रूप से उत्कृत घटनाएं हैं, ये हीगल से लिया है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा गरीबी का आयाम नहीं है। तो गरीबी का आयाम या कारण नहीं है। तो आजीविका की रणनीतियों का अभाव, मतलब जीवन पालन के लिए आजीविका की रणनीति का अभाव हो तो ये हो जाएगा। संसाधनों तक पहुंच की अनुपलब्धता होगी। असुरक्षा और कुंठा की भावना, ये तीनों हमारे गरीब लोगों के अंदर होती हैं। मनोरंजन के विकल्पों का अभाव जो है ये गरीबी का एक पैमाना या मापक नहीं है। अगला है भारतीय दंड संहिता के किस धारा के अंतर्गत घरेलू हिंसा दंडनीय अपराध है। तो घरेलू हिंसा दंडनीय अपराध है, यह हमारा 498 ए हो जाएगा। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किसने समाज को एक वस्तुपरक वास्तविकता के रूप में समझा है जिसमें विशिष्ट कार्य समग्रता की स्थिरता और सामंजस्य में योगदान करते हैं। तो दुर्खीम जो है समाज को एक वस्तु या सामाजिक तथ्यों को वस्तु के समान देखा है, इमाइल दुर्खीम। अगला है निम्नलिखित में से किसने समाज की गतिशीलता का वर्णन करने के लिए विकासवादी सिद्धांत का उपयोग किया है। तो टालगट पार्सन्स है जिन्होंने उद्विकासवादी सिद्धांत का प्रयोग प्रगतिशील परिवर्तनों के लिए किया है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी घुरिये की प्रथम कृति है या पुस्तक है। तो कास्ट एंड रेस इन इंडिया, भारत में जाति और प्रजाति जो है इनकी पहली पुस्तक है। आगे है निम्नलिखित में से किसने बताया कि वैज्ञानिक सत्य के मूल्य में विश्वास मनुष्य की मूल प्रकृति का उत्पाद है। वैज्ञानिक सत्य के मूल्य में विश्वास मनुष्य की मूल कृति का उत्पाद है। ये कथन किसका है। तो यह कथन हमारा जो है टालगट पार्सन से रिलेट करता है। किससे? टालगट पार्सन से। अगला है मार्क्स के अनुसार वेतन श्रम मूल रूप से है क्या। तो इन्होंने कहा मार्क्स के अनुसार वेतन श्रम मूल रूप से बाध्यकारी श्रम है। क्या है? बाध्यकारी, मतलब उसके काम को उतने पैसे देकर ही शांत करा दिया जाता है वेतन के रूप में कि आप बस इससे ही संतुष्ट रहिए, लाभ में हिस्सा नहीं दिया जाता है। अगला है निम्नलिखित में से किसने सांस्कृतिक परिवर्तन को आर्थिक विकास की पूर्व शर्त बताया है। कहा कि अगर आर्थिक विकास होना है तो सांस्कृतिक कल्चर का परिवर्तन होना चाहिए। तो बर्ट होजेलिट्स हैं। कौन है? बर्ट होजेलिट्स। अगला है विकास में महिलाओं के स्थान के बारे में पहला महत्वपूर्ण कथन किसका है। तो पहला महत्वपूर्ण कथन जो है एस्टर बोसरूप का है जिन्होंने डेवलपमेंट ह्यूमन इन डेवलपमेंट की बात कही है।
अगला है, भारत में समाजशास्त्र को निम्नलिखित में से किन मोर्चों पर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? तो भारत में समाजशास्त्र को बौद्धिक, व्यावसायिक और शैक्षणिक तीनों स्तर पे जो है चुनौतियों का सामना करना पड़ता है या पड़ रहा है आज भी। अगला है, संपोषक धारणी विकास शब्द का सर्वप्रथम सामने कब आया? मतलब संपोषण या संधारणी विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट कब आया? तो जब संयुक्त राष्ट्र 1987 की रिपोर्ट आई थी, आवर कॉमन फ्यूचर, तो उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कही गई थी। अगला है, किसने यह तर्क दिया कि वैश्विक ताकतें जिनमें सबसे महत्वपूर्ण सूचना प्रौद्योगिकी है? क्या है? सूचना प्रौद्योगिकी समाज में परिवर्तन कर रही है और नेटवर्क समाज इसकी नई सामाजिक संरचना है। तो यह स्टेटमेंट है मैनुअल कैसल्स का, जिन्होंने कहा कि आज वैश्विक ताकतें हैं जिनसे सबसे महत्वपूर्ण यह है टेक्नोलॉजिकल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, जो समस्त समाज में एक नेटवर्क बनाता है। क्या? नेटवर्क ऑफ सोसाइटी, समाज का जाल या नेटवर्क सोसाइटी। तो मैनुअल कैसल। अगला है, अविकसित देशों पर मुक्त व्यापार के प्रभाव के बारे में विपरीत सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया है? कौन सा? अंडर डेवलपमेंट या अविकसित देशों में मुक्त बाजार के प्रभाव का विपरीत प्रभाव पड़ता है, किसने बताया या सिद्धांत दिया है? तो एक गुन्नार मिल्टन है। क्यों? मुक्त व्यापार से क्या होता है कि वहाँ के संसाधन विकासशील देशों जो है लेके चले जाते हैं। अगला है, किसने यह स्पष्ट किया कि कैसे विकसित देशों का विकास अल्प विकसित देशों को गरीब बना रहा है या बनाता है और उनकी अल्प विकसितता को बनाए रखता है? तो जो अभी स्टेटमेंट यहाँ ऊपर दिया है सिद्धांत की विपरीत सिद्धांत क्या है? तो विपरीत सिद्धांत यही है कि विकसित देश जो है विकास जो है अल्प विकसित देशों को गरीब बनाता है और उन्हें और भी गरीब बनाए रखता है, अल्प विकसितता को बनाए रखता है। तो यह गुन्नार मिल्टन का कथन है। अगला स्टेटमेंट है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांतकार विश्व व्यवस्था सिद्धांत वर्ल्ड सिस्टम थियरी से संबंधित है? तो वर्ल्ड सिस्टम थियरी से संबंधित है यहाँ पे एजी फ्रैंक, आई वालरस्टीन और समीर अमीन। कौन? समीर अमीन। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़रूरी सूचना यह है कि अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और वहाँ पे आपको 9 AM और 9 PM पर जो है क्विज के रूप में क्वेश्चन कराए जाते हैं। तो हम आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।